तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मुझे पता है कि आप सभी जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपका साथी मिस्टर एक्स आज एक और जबरदस्त डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, आज की जो स्टोरी है वो एक अलग ही जोनर की है, हालांकि काफी ज्यादा डराने वाली भी है और इसमें कुछ नया एक्सप्लोर भी होने वाला है। अब आप सभी लोगों से यह तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप इतना तो जानते ही हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में न जाने कितनी ही दुनिया है जिसे आज की हमारी साइंस पकड़ भी नहीं पाई है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो पृथ्वी ब्रह्मांड में एक चावल के दाने के समान है। तो सोचिए, उस पर रहने वाले इंसान की तो इस ब्रह्मांड में औकात ही क्या होगी। तो आज की कहानी भारत के नॉर्थ ईस्ट से एक ऐसे शख्स ने शेयर की है जिसने अपने बुजुर्ग लोगों से उनके जमाने की एक अनोखी घटना सुन रखी है। हालांकि उस जमाने के लोग इन चीजों को जानते नहीं थे कि इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन आज जब वो उस घटना को अपनी युवा पीढ़ी के लोगों को बताते हैं तो आज की पीढ़ी आसानी से समझ पा रही है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। ये पीरियड है 1980 के दशक का और ये भारत के मेघालय में स्थित जैंतिया हिल्स के इलाके की बात है, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। उस हिल के पास कुछ छोटे छोटे गांव हैं जहां के कई लोग यहां की कोयला खदानों में काम करते थे। इसके अलावा यहां के लोग खेती बाड़ी, मछली पालने वगैरह का भी काम करते थे। लेकिन यहां खदानों पर काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आदमी, औरतें, बच्चे सब यहां काम करते थे। यहां पर लोग रेत होल की तरह होल बनाकर उसमें से कोयला निकालने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर औरतें और बच्चे छोटे छोटे होल्स में ही घुसकर काम करते थे, जबकि आदमी बड़े बड़े रेत होल्स में जाते थे। सब सही से काम होता था यहाँ, और उस समय इतने सख्त कानून भी नहीं थे और पैसों के लालच में परिवार वाले भी बच्चों को इस काम पर लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती थी, और वो ये कि ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर काम करने पर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, और फेफड़ों की प्रॉब्लम तो उनमें बिल्कुल ही आम हो गई थी। खैर, यहाँ पर अनुराग नाम का एक 50-55 साल का एक आदमी था, जिसे भी ऐसी खदानों में काम करने के कारण फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। इस वजह से उसने उस खदान में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और अब वह गांव में खेती बड़ी कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पद्मा और उसकी एक बेटी शोभा थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह बेटी उसकी सगी बेटी नहीं थी, उसने उसे गोद लिया था। उसे जब काफी समय तक भी संतान नहीं हुई तो उसने उसे एक परिवार से गोद ले लिया, क्योंकि उस परिवार के पास ऑलरेडी बहुत बच्चे थे। ऊपर से अनुराग काफी भला इंसान था वो, और उनकी पत्नी उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ये सोचकर उन्होंने उन्हें अपनी बेटी दे दी। और ऐसा हुआ भी। अनुराग और उनकी पत्नी पद्मा ने उस बच्ची का बहुत अच्छे से लालन पालन किया। घर और खाने पीने की कभी उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसी तरह से उन्होंने उसे बड़ा किया। बड़ी होने पर जब उसकी शादी की उम्र हो चली थी तो एक अच्छे माता पिता की तरह ही उन्होंने उसके लिए एक अच्छा लड़का देखा और उसकी शादी करने के लिए ठान ली। खैर, शादी की सारी तैयारियां हो चली थीं। घर पर शादी की अलग अलग रस्म के लिए गांव की महिलाएं आ जा रही थीं, और अनुराग जी घर के आंगन में बैठकर कुछ आदमियों के साथ बात कर रहे थे। लगभग कुछ देर बाद उनकी पत्नी वहां आई और फुसफुसाते हुए बोली, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा अंदर आइए। ये सुनकर अनुराग उनके साथ अंदर गया और फिर वो बोली, शादी की सारी तैयारियां तो सही से हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने आलुओं में दावत हो पाएगी। अगर कम पड़ गए तो लोग क्या कहेंगे कि इकलौती लड़की की शादी भी सही से नहीं करवा पाए। अनुराग जी बोले, अरे भाग्यवान, तो चिंता क्यों करती हो, मैं अभी जाकर ले आता हूं। तब पद्मा जी बोली, आप अकेले मत जाइए, क्योंकि आपको वो फेफड़ों की बीमारी है जिस वजह से आपकी सांस भी फूलने लगती है। अनुराग जी बोले, तो मुझे कौन सा ज्यादा दूर जाना है, 10 मिनट आने में लगेंगे और 10 मिनट जाने में। तब पद्मा जी बोली, आप अपने भाई से बोलिए ना इस बारे में। तब वो बोले, देखो, तुम्हें तो पता ही है कि हमने जब से शोभा बिटिया को गोद लिया है
तब से वो कितने चिढ़े हुए हैं। अब अगर हमने उसे कोई काम बोला तो वो खामाखा यहाँ का माहौल खराब करेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम यहाँ संभालो, बोलकर अनुराग जी ने पैसे निकाले और फिर घर से बाहर की ओर निकल गए। उस समय पद्मा जी को यह नहीं पता था कि वह अनुराग जी को आखिरी बार देख रही है। अनुराग जी का परिवार काफी अच्छा परिवार था। उनका किसी से कोई बैर नहीं था। हाँ, छोटे भाई के साथ उनका थोड़ा बहुत मन मुटाव था, क्योंकि वह चाहते थे कि अगर उन्हें गोद लेना ही है तो उनके किसी बच्चे में से ले लेते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनमें से किसी को न लेते हुए पड़ोस में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी शोभा को गोद लिया, जिस वजह से उनमें थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा था। खैर, जैसा कि अनुराग जी बोलकर गए थे कि एक आध घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी तक अनुराग जी का कोई अता पता नहीं था। ये सब देखकर पद्मा जी काफी ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने अपने देवर से इस बारे में बात की। अब झगड़ा एक तरफ होता है, लेकिन परिवार तो परिवार होता ही है, इसलिए उनके देवर ने पूरे गांव में अपने सभी लोगों को बोल दिया, जिससे सारे लोग मिलकर उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं चला। तभी उन्हें यह बात याद आई थी। वह आलू लेने गए थे, तो हो ना हो उस दुकान पर गए होंगे जहां पर आलू मिल रहे होंगे, तो इसीलिए वो लोग वहां पर गए। उस समय 1980 का समय था। उस समय ज्यादा लोगों के पास तो ऐसी दुकान वगैरह थी नहीं। गिन चुनकर सब्जियां वगैरह की कुछ दुकान थी, और उसमें से भी वह दुकान जहां आलू ज्यादा मिले वो उन्हें पता था। खैर, वे सारे लोग जब वहां पहुंचे तब अनुराग जी के भाई ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर मेरे भाई आलू लेने आए थे? तब उस दुकान वाले ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर वे सारे ही लोग बहुत ज्यादा घबरा गए कि जब अनुराग जी आलू खरीदने का बोलकर घर से निकले थे तो अब वह कहाँ जा सकते थे। सब लोगों ने पूरे गांव में देखा, जहां पर भी अनुराग जी जा सकते थे वह सारी जगह चेक की, लेकिन वह वहां थे ही नहीं। और अनुराग जी को एक खास तरह की बीमारी भी थी, जिस वजह से वह ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते थे। इस वजह से उन्हें पता था कि अनुराग जी घर से इतना दूर तो निकलने से रहे। खैर, अनुराग जी को ढूंढते ढूंढते रात होने को आई थी और अब तक अनुराग जी का कोई अता पता नहीं था। जैसे ही उनके भाई घर आए तो पद्मा जी ने उनसे काफी सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, जैसे कि वह कहाँ पर है, क्या तुम्हें वह मिल गए, वगैरह वगैरह। अब वह बेचारा बीच में क्या जवाब देता, क्योंकि उसने कोशिश तो पूरी की थी, और आखिर में थक हार कर उसने कहा, भाभी, भैया पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। हमने पूरा गांव छान मारा, लेकिन वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिए, ना ही किसी को उनके बारे में कुछ पता चला। मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। सभी लोगों को उनकी बात सही लगी और वह सारे मिलकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ चले। वहां जाकर उन्होंने इस बारे में बताया कि यहाँ कैसे अनुराग जी आलू लेने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक न ही वह आलू वाले की दुकान पर पहुंचे और न ही घर। अब यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि अनुराग जी को गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए थे। इसी वजह से पुलिस ने उनके बारे में रिपोर्ट नहीं लिखी और कहा कि 24 घंटे तक भी अगर वह नहीं आते तो हम रिपोर्ट लिखेंगे। वैसे भी आपका शादी वाला घर है, तो हो सकता है शादी की परेशानियों से डर कर कहीं छुप गए हों। शादी वाले दिन तक तो आ ही जाएंगे, अगर नहीं आते तो हमें बताइएगा। अब ये सुनकर वे सारे कुछ ना बोल सके और घर वापस आ गए, और घर पर उन्होंने ये सब बताया। यहाँ पर उनकी बेटी शोभा ने सबसे बोल दिया कि जब तक उसके पापा नहीं मिल जाते तब तक वो शादी नहीं करेगी। तब उसके घर वालों ने उसे समझाया कि वो जल्दी मिल जाएंगे, चिंता मत करो। उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा है, उसे यूं बर्बाद मत करो। और फिर कल को जब तुम्हारे पापा मिलेंगे तो उन पर क्या बीतेगी कि उनके कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। सब लोगों के इतना समझाने शोभा मान गई और फिर 2 दिन बाद सारे रीति रिवाजों के साथ शोभा की शादी करवाकर उसे ससुराल भेज दिया गया। लेकिन अनुराग अब भी नहीं मिला था। शादी के जब 1 दिन बीत गए तब अनुराग का भाई कुछ गांव वालों के साथ दोबारा गया और कहा,
आपने कहा था कि हमारे भाई अपनी बेटी की शादी की घबराहट की वजह से, और आज उनकी की शादी हुए लगभग 2 दिन होने को आया है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। अब ये मामला पुलिस वालों को थोड़ा गंभीर लग रहा था, इसलिए उन्होंने उनकी कंप्लेन लिखी और फिर कार्यवाही शुरू हुई। शुरुआती कार्यवाही में पुलिस वालों ने उनकी पत्नी पद्मा के ऊपर उन्हें गायब करने का शक जताया, क्योंकि ये वही तो थी जिन्होंने अनुराग जी को भेजा था। उन लोगों ने उनसे पूछताछ की तो कुछ भी ऐसा पता नहीं चला जिससे उनके ऊपर शक हो, बल्कि वो तो काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई महिला थी और अपने पति के हर फैसले पर उनके साथ ही रहती थी। लेकिन बातों ही बातों में उन्हें उनके देवर के बारे में पता चला, जिनका अनुराग जी से शोभा को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन इसके साथ ही पद्मा जी ने यह भी बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस ये कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने उसके देवर को उठाया और सख्ती से पूछताछ की, लेकिन यहां पर भी उन्हें कुछ खास पता नहीं चला, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने काफी जगह हाथ पांव मारे अनुराग को ढूंढने के लिए, लेकिन अनुराग उन्हें कहीं नहीं मिला। उन्होंने आस पड़ोस के गांव तक में पूछताछ की, लेकिन अनुराग को तो जैसे धरती खा गई थी। जब कुछ महीनों तक अनुराग का कोई अता पता नहीं चला तो पुलिस ने ये केस यहीं बंद कर दिया। उनके परिवार वाले अब ये आस छोड़ चुके थे कि अनुराग कभी लौटकर भी आएगा। सबको लग रहा था कि हो ना हो कोई अनुराग का अपहरण करके यहां से दूर ले गया होगा, क्योंकि अनुराग तो अपनी उस फेफड़ों वाली बीमारी की वजह से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता। खैर, वे लोग ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे कि एक दिन वहीं पास के ही एक गांव के कोयले की खदान का मालिक जब खदान को बंद करके जाने की तैयारी कर रहा था, तब उसने देखा कि एक कोयले के बड़े से ढेर के ऊपर एक आदमी अजीब से लाल पीले कपड़ों में पेट के बल पड़ा हुआ था। ये उसे काफी अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे, लेकिन उसे देखकर उस खदान के मालिक को इतना जरूर पता लग गया था कि हो ना हो ये कोई शराबी है जो शराब पीकर यहां आ गया होगा। उस खदान के मालिक ने उसे आवाज दी, ओ शराबी, चलो जाओ यहां से, खदान बंद करने का टाइम हो गया है अब। लेकिन उस कोयले के ढेर के ऊपर पड़े शख्स ने ना तो कोई आवाज दी और ना ही उसके शरीर में कोई हरकत हुई। ये देखकर उस खदान के मालिक ने दोबारा उसे आवाज दी, लेकिन फिर भी वह बंदा वहां से तस से मस न हुआ। यह देखकर उसने बाहर खड़े अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि उस आदमी को जाकर नीचे लेकर आए। अब उस आदमी का मन तो नहीं था कोयले के उस ढेर पर चढ़ने का, लेकिन फिर भी वह कोयले के ढेर के ऊपर चढ़ा और फिर ऊपर जाने लगा। इस दौरान उसने पाया कि उसके कपड़े कोयले में लगने के कारण काफी ज्यादा काले हो गए थे, और जब वो ऊपर पहुंचकर उस आदमी को हिलाने लगा तब भी उस आदमी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। फिर उसने पास जाकर उस इंसान का जब चेहरा देखा तो डर के मारे नीचे आ गया और खदान के मालिक से कहा, यह आदमी तो मर चुका है, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। खदान का मालिक और वो आदमी फौरन पुलिस स्टेशन गए और उन्हें सब बताया कि हमारे खदान में एक कोयले के ढेर के ऊपर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, आप आकर देखो। अब ये मामला यहाँ काफी ज्यादा संगीन था, इसलिए वह फौरन उन दोनों के साथ उनके खदान में गए और वहां जाकर उन्होंने भी यही देखा। ये देखकर 2 पुलिस वाले उस कोयले के ढेर के ऊपर चढ़े। इस दौरान उनके भी कपड़े काफी काले पड़ चुके थे। खैर, ऊपर जाकर उन्होंने उस आदमी की लाश को जब देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें भी हैरानी से एकदम फटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा साफ लग रहा था कि उसने कोई भयानक चीज देख ली थी, जिस वजह से शायद उसका ये हाल हुआ होगा। उन लोगों ने जब उसे गौर से देखा तो पाया कि उसके वो अजीब से कपड़े बिल्कुल साफ थे, यानी कि उनके ऊपर उन कोयलों की कालिख बिल्कुल नहीं लगी थी। ये देखकर पुलिस वालों को ये केस काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि जब वो पुलिस वाले ऊपर आए थे तो उनके कपड़े उन कोयलों की वजह से काफी ज्यादा काले पड़ चुके थे, लेकिन इसके एकदम साफ कैसे? और अगर कोई इसे मारकर भी इसे ऊपर छोड़कर जाए तब भी उसके कपड़े कुछ जगह से तो गंदे होने ही चाहिए। खैर, पुलिस वालों ने जैसे तैसे उस शव को नीचे उतारा और फिर छानबीन शुरू की। जब उस शव की पहचान के लिए खोजबीन शुरू की जा रही थी
तब उनकी नजर अनुराग के मिसिंग केस पर पड़ी। अनुराग का चेहरा और शरीर काफी हद तक इस शव से मेल खा रहा था, इसलिए उन्होंने पद्मा जी और उनके भाई को इसकी शिनाख्त के लिए बुलाया। उस शव को देखकर पद्मा जी अपने आप को संभाल न सकी और रोने लगी। उनके देवर ने उन्हें संभाला और पुलिस वालों से कहा, ये अनुराग भैया ही हैं, लेकिन वो गंजे नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने बाल क्यों कटवा लिए। ये सुनकर उन पुलिस वालों में से एक बोला, देखो, आपके भाई की लाश हमें एक कोयले की खदान में एक कोयले के ढेर के ऊपर मिली थी। उस समय उनके शरीर पर एक अजीब तरह के लाल पीले कपड़े थे। ये सुनकर पद्मा जी बोली, साहब, ये तो धोती कमीज पहनते थे और जिस दिन ये घर से निकले थे उस दिन भी उन्होंने वही धोती कमीज पहनी थी, फिर वो इन कपड़ों में कैसे आए। ये सुनकर सभी पुलिस वालों का दिमाग चकरा गया और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप घर जाइए, कल परसों आपको बॉडी मिल ही जाएगी। उसके बाद दोनों ही घर चले गए। उनके जाने के बाद एक हलवदार वहां आया और बोला, सर, इस आदमी की रिपोर्ट आ गई है, इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इतना ही नहीं, इसके शरीर पर जगह जगह कुछ कट के निशान भी मिले हैं, जो कि एकदम सीधे सीधे हैं। उन्हें देखकर लग रहा है कि वह शायद किसी सर्जन की सर्जरी के निशान है, क्योंकि वह कट एकदम ही ज्यादा सीधे और एक सलीके से लगे हुए हैं, और इतना ज्यादा सीधा कट किसी आम इंसान का लगाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, उनकी गर्दन पर पीछे की तरफ भी एक ऐसा ही ताजा कट का निशान है, लेकिन उस कट के ऊपर एक अजीब सी तरह की जैली जैसा कुछ मिला है, और वो पता नहीं चल रहा कि किस तरह की जैली है। ये सुनकर वो पुलिसकर्मी बोला, ये केस तो बड़ा ही पेचीदा है। ये आदमी अनुराग एक मामूली खदान में काम करने वाला इंसान था। वहां पर ज्यादा समय तक काम करने से उसकी हेल्थ खराब हुई और उसने ये काम छोड़कर दोबारा से खेती बाड़ी का काम पकड़ लिया। इसके परिवार में थोड़ी बहुत अनबन जरूर है, लेकिन वो लोग भी काफी गरीब तबके के लोग हैं, और अनुराग का मर्डर काफी अजीब तरीके से हुआ है। लगता नहीं इसमें उसका हाथ होगा। तभी वो हवलदार बोला, सर, हो सकता है कि वो खदान का मालिक कुछ जानता हो। आखिर बॉडी उसी की खदान में ही तो पाई गई थी, तो उसने कुछ देखा कैसे नहीं। ये बात उस पुलिस वाले को सही लगी और उसने उस खदान के मालिक को लाने के लिए कहा। खदान के मालिक से पूछताछ की गई। जब प्यार से बात नहीं बनी तो सख्ती भी अपनाई गई, लेकिन खदान के मालिक का बयान सेम ही रहा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एक टुकड़ी खदान में जाकर इसका डेमो करने लगी कि किसी इंसान की बॉडी को कोयलों के ढेर पर कैसे छोड़ा जाए जिससे उसके कपड़े भी गंदे ना हों। उन लोगों ने अनुराग के ही वजन के बराबर का एक डमी लिया और उसे अलग अलग एंगल से 4-5 लोग उस कोयले के ढेर के ऊपर ले जाने लगे, लेकिन इन सभी के दौरान डमी गंदा जरूर हुआ। ये देखकर उन्हें पता चल गया था कि अनुराग की बॉडी को नीचे से उस कोयले के ढेर पर नहीं डाला गया, बल्कि ऊपर से उस ढेर पर डाला गया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनुराग की बॉडी वहां आई तो आई कैसे। इन्हीं सब के दौरान अनुराग की बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। वहीं पुलिस को लगने लगा था कि वाकई में खदान के मालिक को कुछ नहीं पता, इसलिए उसे भी छोड़ दिया गया। पुलिस के पास इतने सारे सबूत थे, अनुराग की बॉडी थी और उसके मरने का कारण भी पता था, लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, किसने मारा अनुराग को। इन्हीं सब के दौरान जब पुलिस वालों ने गौर किया तो पाया कि अनुराग की बॉडी जिस कोयले के ढेर के ऊपर थी वहां एकदम खुला आसमान था। तो अब पुलिस को शक होने लगा कि हो ना हो अनुराग की बॉडी को ऊपर से नीचे किसी उड़ती हुई चीज से डंप किया गया होगा, लेकिन वो कैसे, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पुलिस इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उन्हें खबर मिली कि गांव से सटे जंगल में भी एक आदमी की बॉडी मिली है। पुलिस वहां पहुंची तो पाया कि इस आदमी ने भी वैसे ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे जैसे कि अनुराग ने। यह देखकर पुलिस दंग रह गई और इससे यह बात तो पता चल गई कि इस आदमी का भी मर्डर उसी ने किया है जिसने अनुराग का किया था। पुलिस ने फौरन उस बॉडी को अपने कब्जे में लिया और उसकी जांच शुरू की।
जब उस दूसरी बॉडी की जांच की गई तो पाया कि उसकी बॉडी पर भी जगह जगह सीधे कट के सर्जिकल निशान थे। वहीं उसका मुंह भी खुला हुआ था और आंखें भय से फैली हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो अलग थी वो ये कि जहां अनुराग की गर्दन के पीछे एक ताजे कट का निशान था, वहीं इस आदमी के सीने के बीचों बीच वैसा निशान था और उसकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन इस आदमी की उम्र 60 के आसपास थी। पुलिस को पता चल गया था ये जो भी है कोई साइको है, इसलिए उन्होंने आसपास के सभी लोगों से शाम के बाद अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की और कहा कि कोई भी कहीं पर भी जाए तो अकेला न जाए, किसी को लेकर जाए। यहाँ हो रहे इन मर्डर के कारण पुलिस और जनता दोनों ही परेशान थी, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। अब पुलिस ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी थी और अब वह डेली ही लगभग गश्त लगाने लगे थे ताकि इस तरह की घटना ना हो। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब पुलिस की एक टुकड़ी गश्त लगा रही थी तो उन्हें आसमान में एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह देखने में कोई तारा वारा नहीं लग रहा था, लेकिन वो काफी अजीब था। धीरे धीरे वो चमकती चीज बड़ी होने लगी, जिसका मतलब साफ था कि वह अजीब सी चीज चाहे जो कुछ भी है वह धीरे धीरे नीचे आ रही है। वो भले ही पुलिस वाले थे, लेकिन थे तो इंसान ही। उन्हें उस चीज से डर लगने लगा था, इसलिए उन लोगों ने अपनी जीप घुमाई और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगे। पुलिस स्टेशन में आकर उन्होंने राहत की सांस ली और उस रात वो सारे पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहे। उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला। सुबह जब उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज आया तो उन्होंने उसे सारी बात बताई। यहाँ उसे पहले तो यही लगा कि इन लोगों ने रात में ज्यादा चढ़ा ली थी, लेकिन जब वह लोग बार बार वही बात बोल रहे थे तो उसे कुछ कुछ यकीन होने लगा था। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, आज रात मैं यहाँ पर रहकर गश्त लगाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ क्या है वह अजीब सी चीज। उन सभी लोगों ने उसे काफी समझाया, क्योंकि वो लोग पुलिस वाले हैं और वो लोग मामूली गुंडे मावलियों से भिड़ सकते हैं, लेकिन इससे कैसे भिड़ेंगे यह तो हम जानते भी नहीं कि वो किस तरह की चीज है। लेकिन वो थाना इंचार्ज नहीं माना और फिर वो सारे रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही वो थाना इंचार्ज अपने साथ 2-3 पुलिस कर्मियों को लेकर वहां राउंड लगाने लगा। इस दौरान वो लोग उसके साथ जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वह क्या कर सकते थे, क्योंकि वह लोग अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते थे। इसलिए वह लोग थाना इंचार्ज के साथ गए। उन लोगों ने वहां पूरे एरिया में गश्त लगाया, लेकिन वहां कोई अजीब सी चमकने वाली चीज नजर नहीं आई। इससे थाना इंचार्ज को लगने लगा कि हो ना हो ये लोग झूठ ही बोल रहे थे। खैर ये बात आई गई हो गई कि एक दिन जब वो थाना इंचार्ज किसी चोरी के केस में एक घर के अंदर गया तो उसकी नजर बाहर बाड़े में बंधी गायों पर पड़ी। उनमें से कुछ गायों के पेट पर एक सीधा सीधा सर्जिकल कट का निशान लगा हुआ था। ये देखकर उसे अनुराग और उस दूसरे आदमी का मर्डर केस याद आया। उसने उस बाड़े के मालिक से इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया, हमें नहीं पता कि इसके ऊपर ये निशान कैसे आया। ये गाय कुछ दिन पहले यहाँ से गायब हो गई थी। हमने इसके बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हमने हर जगह ढूंढा भी, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला, इसलिए हम इस बारे में भूल ही गए थे। इस बात को लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन लगभग 1 महीने बाद ये कल हमें यहाँ घूमते हुए मिली तो हम इसे घर ले आए। ये सुनकर उस पुलिस वाले को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे ये भी पता चल गया था कि वो जो कोई भी है, अब उसने इंसानों को टारगेट बनाना छोड़कर जानवरों को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। फिर पुलिस वाले ने वहां जो भी छानबीन करनी थी करके वापस आ गए, लेकिन अब वहां के थाना इंचार्ज ने हर रात वहां आसपास के एरिया में गश्त लगाना शुरू किया। 3-4 दिनों तक तो उसे वहां का सारा माहौल एकदम सामान्य ही लगा, लेकिन एक रात जब वो अपनी एक टुकड़ी के साथ वहां गश्त लगा रहे थे तब उन्हें आसमान से एक सफेद चमकदार रोशनी बड़ी होती दिखाई पड़ी। उसे देखकर उस थाना इंचार्ज की आंखों में चमक आ गई और वो उस चीज के नीचे आने का इंतजार करने लगा। वहीं उस जीप में मौजूद उसका एक साथी बोला, सर वो क्या चीज है हम नहीं जानते, इसलिए उनसे उलझना सही नहीं होगा, चलिए लौट चलते हैं। इस पर वह थाना इंचार्ज बोला,
इस चीज की वजह से यहाँ के लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। हम इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ सकते। आखिर हमने लोगों की हिफाजत करने की कसम खाई है। ये सुनकर वो पुलिसकर्मी बोला, सर लेकिन हमने किसी अप्राकृतिक शक्ति से भिड़ने की कसम नहीं खाई थी। कौन जाने वो क्या चीज है। लेकिन थाना इंचार्ज तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। कुछ ही पल बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने ही वो चीज काफी बड़ी सी हो गई थी। वो कुछ उड़न तश्तरी जैसा कुछ लग रहा था, जिसके नीचे से वो चमकदार रोशनी आ रही थी। उस रोशनी के ठीक नीचे की तरफ ही एक नीली रोशनी से एक अंगूठी जैसा छल्ला बन गया था। वो सारे हैरानी से ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये अजीब सी चीज देख रहे हैं। उस अजीब सी चीज को देखकर पीछे मौजूद एक सिपाही ने कहा, ये तो एलियन लग रहा है। एलियन क्या होता है, इस बारे में उस समय ज्यादा लोगों को नहीं पता था, इसीलिए वो समझ नहीं पाए। तो उनमें से एक पुलिस वाले ने उससे पूछा कि एलियन मतलब क्या। तब उस पुलिस वाले ने बताया, एलियन मतलब परग्रही जीव। उनकी भी एक अलग दुनिया होती है, जो कि शायद हमारी दुनिया की ही तरह होती है, और वो समय समय पर हमारी पृथ्वी पर आते रहते हैं। शायद यह वही है, और इस बार भी ये यहाँ आकर यहाँ पर कुछ अजीब से काम कर रहे हैं, और ये करके इन्हें क्या मिल रहा है ये हम नहीं कह सकते। ये सुनकर वो थाना इंचार्ज कुछ सोचने लगा कि तभी उसने देखा कि वो छल्ले जैसी चीज आगे बढ़ रही थी, और उसकी चपेट में वहां का कोई सड़क छाप कुत्ता आकर ऊपर उठने लगा था। ये देखकर थाना इंचार्ज से रहा ना गया। वो सीधा अपनी जीप से बाहर निकला और उस छल्ले के ऊपर एक गोली चला दी। उसके ऐसा करते ही वह कुत्ता सीधे नीचे आ गिरा और वहां से भाग गया। वही वह छल्ले जैसी चीज वापस से उस तश्तरी के अंदर जाने लगी। ये देखकर उस थाना इंचार्ज ने उस तश्तरी के ऊपर भी एक राउंड फायर किया। ऐसा होते ही वह छल्ला दोबारा से नीचे आया। ये होता देखकर जीप में मौजूद उसका साथी जोर से चिल्लाया, सर हमें यहां से अभी के अभी निकलना होगा। उस थाना इंचार्ज को भी ये बात सही लगी, क्योंकि एक तो उनके पास सीमित गोलियां थी, ऊपर से ये जो भी चीज है कह नहीं सकते कि क्या है और इसके ऊपर कितनी गोलियां काम करे। इसलिए वो दौड़कर अपनी जीप में वापस आया, और फिर तब उसके जीप में बैठते ही उसके साथी ने जीप पीछे की ओर करने की कोशिश की। इन्हीं सब के दौरान उस छल्ले जैसी चीज में एक चमकदार आकृति बनने लगी। वो क्या थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन रात के इस सन्नाटे में उसे देखकर उन सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ उठी थी। खैर वो लोग जीप स्टार्ट होते ही तेजी से वहां से भागने लगे। इस दौरान उनमें से एक की नजर जब पीछे की ओर गई तो पाया कि वो अजीब सी चमकदार चीज रेंगते हुए उनके पीछे आ रही थी। ये देखकर वे सारे काफी ज्यादा घबरा चुके थे और बस वो जैसे तैसे यहां से निकल जाना चाहते थे। लेकिन यहां किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कुछ आगे चलकर उनकी जीप बंद पड़ गई। ये देखकर वे सारे काफी ज्यादा घबरा गए। उनमें जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जीप थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अजीब सी चमकदार चीज अब भी उनके पीछे आ रही थी, और ऐसे में जीप के अंदर बैठे रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए उन सब ने अपने अपने साइड के दरवाजे खोले और फिर वहां से आगे की तरफ भागने लगे। यहाँ पर उन सभी को यही लग रहा था कि ये चमकदार चीज उनके पीछे आ रही थी, लेकिन असल में तो बात कुछ और ही थी। वो चमकदार चीज रेंगते हुए अपने अगले शिकार को खोज रही थी। रात का वक्त था, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर थे, और ऐसे में सिर्फ उनके पालतू जानवर ही आंगन में बंधे हुए होंगे। एक गांव के अंदर पहुंचते ही उस चीज की नजर एक जानवरों के बाड़े पर पड़ी, जिनमें काफी सारे गाय भैंस बंधे हुए थे। उसके बाद उसने पता नहीं क्या कौन सा इशारा किया कि वो छल्ले जैसी चीज तेजी से उस ओर आई। इस दौरान वो उड़न तश्तरी आसमान में कुछ ऊंचाई पर थी। वह थाना प्रभारी और उसके साथी छिप छिप कर यह सब देख रहे थे, लेकिन इस समय उन्हें डिस्टर्ब करना उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए वे खामोशी से यह सब देखते रहे। खैर वह छल्ले चीज वहां आते ही उसके अंदर उस बाड़े में मौजूद एक गाय उड़ते हुए उसके अंदर समाने लगी, और फिर धीरे धीरे वो गाय
और वो चमकती चीज उस छल्ले के अंदर आसमान में उड़ रही उस उड़न तश्तरी के अंदर समाने लगे। और अब की बार उस थाना इंचार्ज ने भी कुछ नहीं किया। वो उड़न तश्तरी आसमान में उड़ते हुए छोटी होती चली गई और फिर गायब भी हो गई। उसके जाते ही उन सभी लोगों ने राहत की सांस ली और फिर अपनी जीप को धक्का मार मार कर पुलिस स्टेशन तक लेकर आए। इन सब से वे सारे लोग अंदर ही अंदर दहल चुके थे, क्योंकि वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकते थे और ना ही उनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत था जो उनकी बात कोई आसानी से मान जाए। इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन वहां का थाना इंचार्ज इसके मुड़ में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसलिए अब वो हर रात अपनी एक टीम के साथ वहां गश्त लगाता, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाता था। वो गश्त लगाने के समय अपने साथ पिस्तौल के अलावा कुछ भारी राइफल वगैरह भी लेकर जाने लगा, ताकि वक्त रहते उनसे भिड़ सके। तकरीबन 4-5 दिनों तक तो सब सही रहा, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन 4-5 दिन बाद दोबारा से उन्हें वो अजीब सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस समय तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस समय उनके पास कुछ पुलिस के कुत्ते भी थे जो कि उस रोशनी को देखकर भौंक रहे थे। पुलिस के कुत्ते यूं ही बेवजह किसी पर भी नहीं भौंकते। उन्हें पता चल चुका था कि बात कुछ सीरियस है, इसलिए उन सब की नजर उस ओर पड़ी जहां पर देखकर वो कुत्ते भौंक रहे थे। वो सारे अंदर ही अंदर दहल चुके थे, लेकिन वो थाना इंचार्ज आज इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने जीप बंद की और उन कुत्तों को अपने साथ लिया और फिर तेजी से उस ओर बढ़ने लगा जहां पर वो रोशनी नीचे आ रही थी। अब उसे देखकर उसके बाकी सारे साथी भी अपनी अपनी राइफल लेकर जीप से उतरे और थाना इंचार्ज के साथ हो लिए। वो लोग कुछ आगे गए ही थे कि एक पेड़ के ऊपर उस उड़न तश्तरी से कुछ रोशनी निकलकर सीधा उस पेड़ के ऊपर पड़ी और वहां पर एक अंगूठी जैसा छल्ला दोबारा बनने लगा। ये देखकर उनके साथ मौजूद सारे कुत्ते भौंकने लगे। वो सुनकर वो छल्ला जो बन रहा था वापस बंद होकर उस उड़न तश्तरी में समा गया और वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान थाना प्रभारी ने उस उड़न तश्तरी पर राइफल से एक फायर कर दी। शायद वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन यहां उल्टा हो गया। एक बार वार करने के बाद जब थाना प्रभारी ने दोबारा से वार किया तो वो उड़न तश्तरी दोबारा नीचे आने लगी। इससे वे सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और डर कर पीछे की ओर भागने लगे। अब उस उड़न तश्तरी के सामने वो थाना इंचार्ज और वो कुत्ते अकेले थे और वो कुत्ते उस उड़न तश्तरी की ओर देख रहे थे। बाकी पुलिस वालों ने जीप में बैठकर कहा, सर जल्दी करिए, वो वापस नीचे आ रहे हैं। लेकिन थाना इंचार्ज तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। ये देखकर उनके बाकी साथी जीप स्टार्ट कर वहां से भागने की सोचने लगे, लेकिन उनके पास जीप की चाबी थी ही नहीं। चाबी तो थी थाना इंचार्ज के पास। सभी लोगों को अपनी मौत का डर सताने लगा, इसलिए वो लोग जीप से उतरकर पीछे की ओर भागे। तब उन्हें लगा कि शायद सीधे रास्ते पर वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वे सारे पास ही में मौजूद जंगल की ओर बढ़ गए। वहीं वो थाना इंचार्ज भी वहां से बाईं तरफ मौजूद पेड़ों के झुरमुट के पीछे जा छिपा। वहीं वो कुत्ते अब भी उनके ऊपर भौंक रहे थे। वो छल्ला बनकर तैयार हो गया और फिर उसमें से एक चमकदार रोशनी जैसा कुछ निकलने लगा। देखते ही देखते वो चीज उस छल्ले में से नीचे जमीन पर आ गिरी। जमीन पर गिरते ही वो चीज जमीन पर रेंगने लगी। ये सब देखकर उस थाना इंचार्ज को डर तो काफी लग रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अभी डरने से काम नहीं चलेगा। अब अगर उसने हार मानी तो यह जो भी चीज है वही यहां से जाने नहीं वाली और इसी तरह से यह यहां के लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इसलिए उसने इन लोगों से लड़ने का फैसला किया। उस रेंगती हुई चीज को देखकर वो पुलिस के कुत्ते भौंकते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। वो रेंगती हुई चीज उन कुत्तों को देखकर अपनी जगह पर ही रुक गई। थाना इंचार्ज को लगा कि शायद ये उन कुत्तों से डर गया है, इसलिए एक जगह पर रुक गया था, लेकिन इसकी असल वजह तो कुछ और ही थी। कुछ ही देर में उस छल्ले में से उसके जैसी और भी आकृतियों एक एक करके बनने लगी, जिसे देखकर अब वो पुलिस के कुत्ते भी घबराते हुए पीछे की ओर भागने लगे। और अब वहां पर वो थाना इंचार्ज बिल्कुल अकेला था, जो कि शायद उन अजीब से चमकदार चीजों को भी नहीं पता था।
वो अजीब सी चमकदार आकृति जमीन पर रेंगते हुए उस सड़क पर आगे बढ़ने लगी और वो थाना इंचार्ज सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो लोग तादाद में उससे काफी ज्यादा थे। वो अजीब से चमकदार जीव उस सड़क पर से होते हुए उस जंगल की ओर बढ़ गए जिसमें बाकी के पुलिस वाले गुस्से थे। सभी पुलिस वाले डर के मारे घने घने पेड़ों में जा घुसे थे, लेकिन नीचे होने वाली सारी गतिविधियों पर उनकी नजर थी। कुछ देर बाद उनमें से एक बोला, अगर वो चीज यहां आकर हमारे ऊपर हमला करने लगी तो दूसरा पुलिसकर्मी बोला, तो सोचना क्या, हम निहत्थे तो हैं नहीं, उसे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सब लोगों को यह बात सही लगी। वैसे तो उन्होंने सुबह होने तक यहां पर रहने की योजना बना ली थी, लेकिन अगर वो अजीब सी चीज यहां आई तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी वो लोग पूरी तरह से तैयार थे। खैर, कुछ ही देर में वो चमकदार चीज वहां जंगल की जमीन पर आने लगी और अब की बार उनकी तादाद 5-6 देखकर वे सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। इन अजीब सी चीजों ने शायद अब जंगली जानवरों को अपना निशाना बनाने की सोची थी, इसलिए उन्होंने इस बार गांव की जगह जंगल का रुख किया। वे लोग जंगल में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक चमकदार आकृति उनमें से एक उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगी जिसमें कि एक पुलिसकर्मी छिपा हुआ था। ये देखकर वह पुलिसकर्मी काफी ज्यादा घबरा गया और उन सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर एक ही साथ उस अजीब सी चीज के ऊपर 4-5 निशाने लगा दिए। उस अजीब सी चीज को अचानक हुए इस हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह उल्टे पांव वापस जंगल से बाहर की ओर जाने लगा। ये देखकर सभी पुलिस वालों की हिम्मत बंधी और उन्होंने उनके ऊपर दोबारा वार करने शुरू किए। पीछे से आ रहे उनके साथियों को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वे सारे उस जंगल में बढ़ने लगे। उन सभी पुलिस वालों ने मिलकर उसका भी डटकर सामना किया और वहां से भाग निकला। उन गोलियों के घातक वार से वे सारे चमकदार जीव तेजी से वापस उस उड़न तश्तरी का रुख करने लगे। उन्हें भागता देखकर उन पुलिस वालों की हिम्मत बढ़ी और वे सारे भी तेजी से पेड़ से नीचे उतरकर उन चमकदार आकृतियों के पीछे भागे। लेकिन उन आकृतियों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, इसलिए अब वो उन्हें नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन पुलिस वालों ने वो किस दिशा की ओर भागे थे देख ही लिया था। वहीं दूसरी तरफ थाना इंचार्ज सभी रेंगने वाले उन प्राणियों के जाने के बाद जीप में बैठा, लेकिन जैसे ही उसने जेब में चाबी निकालने के लिए हाथ डाला तो पाया कि चाबी वहां नहीं थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया और जीप से उतरकर आसपास देखने लगा। उसने हर जगह देखा, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिली। फिर उसे याद आया कि वो जिन झाड़ियों के पीछे छिपा था वहां शायद वो चाबी गिर सकती है। ये सोचकर वो फौरन दौड़कर उन झाड़ियों की तरफ आकर वो चाबी ढूंढने लगा। इन्हीं सब के दौरान उस उड़न तश्तरी के ठीक नीचे वो छल्ला सा अब भी गोल गोल घूम रहा था, लेकिन उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। खैर, उस थाना इंचार्ज को चाबी तो मिल गई, लेकिन जैसे ही उसने उन झाड़ियों से बाहर जाने की सोची ही थी कि तभी उसने देखा कि उस जीप से कुछ दूरी पर ही वे चमकदार जीव रेंगते हुए उसी ओर आ रहे थे। यहाँ पर थाना इंचार्ज ने सोचा कि इन जीवों के जाने के बाद ही वो अपनी जीप में जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। उनमें से एक चमकदार जीव की नजर थाना इंचार्ज पर पड़ गई और वो मेन रोड से हटकर उसके पास आने लगा। थाना इंचार्ज को पता चल चुका था कि अब यहाँ पर छिपने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो फौरन उन झाड़ियों से निकला और अपनी जीप की तरफ भागा। इस दौरान वे सारे चमकदार जीव भी उसके पास आने लगे थे और अब उनमें से एक चमकदार जीव उसकी जीप के एकदम पास आ गया। ये देखकर थाना इंचार्ज ने भागते हुए ही अपनी राइफल निकाली और उस जीव पर चला दी। शायद उस जीव को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा होगा कि वो इस थाना इंचार्ज को अपने साथ अनुराग की तरह ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वो थाना इंचार्ज उनका काल बनता नजर आ रहा था। थाना इंचार्ज को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये वक्त डरने का नहीं है। उस जीव के पीछे हटते ही थाना इंचार्ज दौड़कर अपनी जीप के अंदर जा बैठा और फिर जीप में चाबी लगाने लगा। इन्हीं सब के दौरान वे चमकदार जीव उस थाना इंचार्ज की जीप को ठोकने पीटने लगे, लेकिन इसी समय थाना इंचार्ज ने अपनी जीप स्टार्ट कर दी और जीप स्टार्ट करते ही उसने एक गियर रिवर्स में लिया।
उसकी जीप के पिछले पहियों की तरफ ही एक जीव था जो कि सीधा उसके टायर के नीचे आ दबा। थाना इंचार्ज को भी इस बात का एहसास हुआ कि शायद जीप के पिछले हिस्सों के टायर में कुछ तो आया है, लेकिन ये रुक कर देखने का समय नहीं था। थाना इंचार्ज जीप को रिवर्स करके घुमाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो जीव अब भी जीप पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एक जीव जीप के ठीक सामने आ गया, जिसे देखकर थाना इंचार्ज थोड़ा घबराया जरूर, लेकिन उसने दिमाग से काम लेते हुए गाड़ी सीधे आगे की ओर तेजी से बढ़ा दी। इससे वो अजीब सी आकृति अपना संतुलन ना संभालते हुए सीधे पीछे मौजूद उस पेड़ से जा टकराया। थाना इंचार्ज यहां पर रुका नहीं, बल्कि उसने गाड़ी तेजी से आगे की ओर उसी आकृति की ओर बढ़ा दी और उसे उस पेड़ से दोबारा दे मारा। फिर थाना इंचार्ज ने दोबारा से गाड़ी थोड़ा रिवर्स में की और फिर दोबारा उस आकृति के ऊपर चढ़ा था। वो चमकदार आकृति उस पेड़ और जीप के बीच फंसकर रह गई थी। जैसे ही वो चीज संभलने की कोशिश करती तो दोबारा से थाना इंचार्ज उस आकृति को उस पेड़ से दे मारता। ये सिलसिला 5-6 बारी तक यूं ही चलता रहा, जब तक कि उनमें से एक आकृति उस जीप के ऊपर ना आ गई। वो आकृति जीप के ऊपर आकर जोर जोर से वार करने लगी, जिससे जीप थोड़ी असंतुलित होने लगी थी। उस थाना इंचार्ज ने तेजी से जीप पीछे की ओर की। वो जीव इससे थोड़ा असंतुलित तो हुआ, क्योंकि उसके वार पहले से कम हो गए थे। वो जीव अब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। इतनी ही देर में थाना इंचार्ज ने जीप को सीधा कर वहां से तेजी से उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो आकृति इससे संभल ना सकी, इसलिए सीधे नीचे जा गिरी। अब यहां पर शायद इन जीवों को शायद पता चल चुका था कि उनकी ये दादागिरी अब नहीं चलने वाली, इसलिए वे सारे जीव बिना शिकार के लिए उस छल्ले की ओर बढ़ने लगे। वो जीव रेंगते हुए उस छल्ले की ओर बढ़ ही रहे थे और थाना इंचार्ज उन्हें अपनी जीप से रौंद रहा था, इसलिए उन्होंने घबराते हुए अपनी रफ्तार बढ़ा दी और उस पेड़ के ऊपर मौजूद उस छल्ले में एक एक करके समाने लगे। ठीक इसी दौरान जंगल में से उस थाना इंचार्ज के साथी निकलकर उस ओर आए और फिर वो थाना इंचार्ज और उसके साथी उन छल्लों में समाते जीवों के ऊपर अपनी राइफल से वार करने लगे। पिछली बार तो वो रुक गए थे, लेकिन इस बार वो बिना रुके उन छल्लों के समाते ही रहे। वो कुछ असंतुलित जरूर हुए, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए दोबारा से उसमें समा गए। कुछ ही देर में वो छल्ला बंद होकर वापस उस उड़न तश्तरी में जा समाया और ऊपर आसमान की ओर जाने लगा। इस दौरान भी वे सभी लोग निरंतर उस उड़न तश्तरी पर वार करते रहे, लेकिन वो उड़न तश्तरी न रुकते हुए सीधे आसमान में ऊपर की ओर उठते हुए गायब हो गई। ये देखकर उन सभी के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान आ गई थी। फिर तभी उनमें से एक पुलिसकर्मी बोला, हमें माफ कर दीजिए सर, हम मुसीबत में आपको छोड़कर भाग गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपका साथ देना चाहिए था। थाना इंचार्ज बोला, कोई बात नहीं, तुम सारे डर गए थे और डरा हुआ इंसान ऐसा ही करता है। हम भले ही पुलिस वाले हैं, लेकिन हैं तो इंसान ही। लेकिन हाँ, किसी भी मुसीबत से अगर हम सारे मिलकर डट कर सामना करें तो वह मुसीबत हमारे सामने घुटने टेक देती है, जैसा कि आज इस परग्रहवासियों ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। अब शायद ये यहाँ के लोगों को परेशान न करें, और यही तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे एरिया में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखें। उनमें से एक बोला, जी सर, हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे और हर मुसीबत से डटकर सामना करेंगे, फिर चाहे जो हो। उसके बाद वह सारे जीप में बैठकर वापस पुलिस स्टेशन की ओर आ गए। वे लोग लगभग 1 महीने तक ऐसे ही गश्त लगाते रहे कि कहीं वह परग्रहवासी दोबारा तो नहीं आए, लेकिन नहीं, वह लोग अब दोबारा वहां नहीं आए थे और शायद आए भी ना। और ना ही अब वहां कोई ऐसे गायब हो रहा था और ना ही किसी जानवर के मिसिंग होने की कोई रिपोर्ट आ रही है। यहाँ तक कि सारे जानवर और इंसान बिल्कुल सही सलामत थे। ये सब देखकर उन पुलिस वालों के चेहरे पर एक अलग ही संतोष था कि आखिरकार उन्होंने इस अजीब सी मुसीबत से यहाँ के लोगों को बचा ही लिया। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप के अंदर ही एलियंस जैसी चीजें मौजूद होती है। दरअसल सदियों पहले ही या और भी काफी पुराने समय में शायद हमारे भी देश में काफी सारे एलियंस का आना जाना रहता होगा।
लेकिन वो अलग बात है कि हम उसको कागजों पर नहीं उतार पाए। और हो सकता है कि हमारे देश की कई ऐसी जगह है जहां पर अभी तक भी पूरी तरह से हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, और उन जगहों पर भी अननेचुरल चीजें हो सकती हैं। अब जैसे कहा जाता है कि अमेरिका के एरिया 51 में केवल एलियन से जुड़ी हुई ही चीजें होती है। वहां पर एलियन से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें मौजूद हैं और उस जगह को अमेरिका छुपा कर रखता है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या जब एलियंस इस धरती पर आते हैं तो क्या वो केवल अमेरिका में ही आते हैं? अरे भाई, वो धरती पर किसी भी कोने में आ सकते हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं? और ऐसी ही घटना जो हमें सुनने को मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। हालांकि देखिए, कोई भी घटना की हमारे पास सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता है। ये आपके मानने या न मानने के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो मैं आपसे एक लायक की उम्मीद तो कर ही सकता हूं। हालांकि मेरी जो लॉयल फैमिली है वो मुझे कमेंट करके बताएगी कि स्टोरी उनको कैसी लगी है और कौन सा पार्ट उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। फिर उनका नाम मैं अगली स्टोरी में लेने की कोशिश करूंगा। और जिन लोगों ने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपने नाम कमेंट्स में लिखे हैं वो है समीर निषाद, सुधीर बनीता व्लॉग्स, धनुष जयपुर राजस्थान, संपत सिंह रावत, संतोष पुणे, गौतम कुमार भिंड, संतोष झगड़ले, आशा सैनी रोहतक हरियाणा, बिरसमुनि छत्तीसगढ़, निशा नागपुर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है ममता साय ने। चलिए मैं आपसे मिलता हूं एक और कमाल की ओर जबरदस्त स्टोरी के साथ बहुत ही जल्द।